नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी का स्वागत करता हूं डीआर गुरुकुल में। ये आपका एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज डे 16 वीडियो लेक्चर है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 75 पीवाईक्यू प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के होंगे। और ये 75 प्रश्न आपके एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ से पहला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो यह है भाग 5। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, पार्ट 5। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में आते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 5 में निहित है। यह भाग केंद्रीय सरकार के कार्यों और व्यवस्थाओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज द बॉकलाइन यूज्ड। तो निम्नलिखित में से किस खेल में बॉकलाइन का उपयोग किया जाता है। तो यह खेल है कबड्डी। कबड्डी खेल में आपका बॉकलाइन का उपयोग किया जाता है और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह हमें बताना है। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी भी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी। लाइट ईयर दूरी की इकाई है। लाइट ईयर दूरी की इकाई है, ना कि समय की। यह प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को दर्शाता है और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है यहाँ से, व्हाट इज द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन फॉर सब्सिडीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। कृषि क्षेत्र में जो आपका सब्सिडी के लिए आर्थिक औचित्य क्या है। तो आर्थिक औचित्य होगा, इट इज एन इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यह उन्नत प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने के लिए और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन आपका होता है जो कि सब्सिडी आपका प्रोवाइड किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। इसके लिए आपको थोड़ा सा समय तो लगना ही है। कृषि में सब्सिडी उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है जिससे उत्पादन बढ़ती है और लागत में कमी आती है। अगला प्रश्न है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 empowers the dash to establish authority charged with the mandate of preventing environmental pollution in all its form। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 डैश को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण प्राप्त स्थापित करने का अधिकार देती है। तो यह अधिकार आपका दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्रीय सरकार को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और यह भी आपका लेवल 2 का प्रश्न है। यह अधिनियम केंद्रीय सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए नीतियां बनाने और प्राधिकरण स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है जो कि आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद और भाग भारतीय संविधान के राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो इनमें से आपका कौन सा अनुच्छेद और भाग जो है वे राज्य विधानमंडल से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 168 टू 212 इन पार्ट 6। भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक आपका एसोसिएटेड है स्टेट लेजिस्लेटर से। तो यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडल की संरचना, कार्य और शक्तियों को निर्धारित करते हैं जो कि आपका निहित है भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 212 तक। अगला प्रश्न है यहाँ से, द अपर पोर्शन ऑफ अर्थ इज नोन एज डैश। तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा किसके नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा जो है आपका लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। लिथोस्फीयर पृथ्वी का ठोस ऊपरी हिस्सा है जिसमें महाद्वीपों और महासागरों की सतह शामिल होती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन विद देयर रेस्पेक्टिव फाउंडर्स। निम्नलिखित समाज सुधारक संगठनों को उनके संस्थापकों के साथ मिलाएं। तो ब्रह्मो समाज जो आपका है ब्रह्मो समाज
इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। तो हो जाएगा ए का थर्ड। और जो आपका है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी। तो सेकंड बी का हो जाएगा फर्स्ट। और जो आपका थर्ड है प्रार्थना समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग जी। अरे भाई यहाँ पर ना लिखना चाहिए, हाँ यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा। और जो आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। तो हो जाएगा डी का फोर्थ। तो यहाँ से करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सेकंड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट एंड सी का सेकंड एंड डी का फोर्थ। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, जबकि कृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न था, लेकिन इसे L2 मार्क कर लीजिए क्योंकि आपका 7, अरे जो आपका ये प्रश्न है ना, प्रश्न नंबर 8 है ना, ये आपका टाइम टेकिंग प्रश्न है, तो L2 इसे मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन वेस्ट बंगाल हाउ मेनी राइस क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर? पश्चिम बंगाल में एक वर्ष में कितनी धान की फसलें उगाई जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल में कुल 3 धान की फसलें उगाई जाती हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और यह भी आपका लेवल 1 का प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में आमतौर पर साल में 3 बार धान की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें आपका अमन, बोरा और आउस शामिल होते हैं। तो यहाँ के धान की फसलों के किस्म है जो कि अलग अलग साल में मतलब कि उगाए जाते हैं, अरे मतलब साल के अलग अलग महीने में उगाए जाते हैं एक साल में। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन इंडिया फेसेस सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में को मौसमी बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है? तो यह है एग्रीकल्चर सेक्टर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। कृषि क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सबसे अधिक सामना करता है, क्योंकि फसलों के मौसम में काम की मांग बदलती रहती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मे फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटोनमेंट इन इंडिया? 1857 की क्रांति मई में निम्नलिखित में से किस भारतीय छावनी से शुरू हुई थी? तो ये हुआ था मेरठ छावनी से ना। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1857 की क्रांति का शुरुआत मेरठ छावनी से हुई थी, जहां सैनिकों ने विद्रोह किया, जिससे पूरे देश में विद्रोह की लहर फैल गई थी। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ मैमल एंड बर्ड? तो निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण स्तनधारियों और पक्षियों दोनों में पाया जाता है? तो ये आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। स्तनधारी और पक्षी दोनों ही गर्म रक्त वाले होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने शरीर के तापमान को स्थिर रखने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ भाई? अगला प्रश्न यहाँ से 13, टू प्रोमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू मिनिस्ट्रीज? कृषि को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सा नया मंत्रालय स्थापित किया था? तो इन्होंने दीवाने अमीर को ही आपका स्थापित किया था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। दीवाने अमीर कोही, मोहम्मद तुगलक ने कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए दीवाने अमीर कोही जो कि एक मंत्रालय था उसकी स्थापना की थी, जिससे कृषि संबंधित नीतियां तैयार की गई थी। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल डिवीजन विच क्रोमोजोनल बिहेवियर टेक्स प्लेस एट द लेप्टोटीन्स स्टेज? कोशिका विभाजन के संदर्भ में लेप्टोटीन चरण में कौन सा गुणसूत्र व्यवहार होता है? तो यहाँ पर आपका कौन सा गुणसूत्र व्यवहार होता है यह बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्रोमोजोम बिगिंस टू कंडेंस, गुणसूत्र संगनित होना शुरू होते हैं। लिप्टोटीन चरण में गुणसूत्र संगनित होना शुरू करते हैं, जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ से, अरविंद पारिख अ पद्म भूषण अवार्डी प्ले विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट?
पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता अरविंद पारेख निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो यह प्रसिद्ध है सितार वादन के लिए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा सितार वादन। और ये आपका L2 लेवल 2 का प्रश्न है। अरविंद पारिख एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न यहाँ से, विच प्लेबैक सिंगर वॉज ऑनर्ड विद द नाइटेंगल ऑफ एशिया अवार्ड इन 1987? कौन सी प्लेबैक सिंगर को 1987 में एशिया की नाइटेंगल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थी आशा भोसले जी। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि इनके बारे में आपको आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको इनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर आपका है, जिसमें आपका आशा भोसले जी के बारे में पढ़ने को आपका मिलेगा। ये आपका इन्हें 1987 में नाइटेंगल ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न यहाँ से है, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल विल बी देयर इन द प्रोडक्ट साइड इफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज मेड बैलेंस? तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर C2H5OH है और यहाँ पर CO2 है। तो यहाँ पर 2 आएगा कार्बन और यहाँ पर आपका क्या है, तो 2 आएगा कार्बन, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, अरे नहीं 5, 1 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। अब बचा ऑक्सीजन, तो 3 और 2 5 नहीं 4 7 ऑक्सीजन हुए ना, 7 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर होना चाहिए हमारा 3 3 दूनी 6, आपका एक ये ऑक्सीजन बचा तो हो गया 7 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। समीकरण को संतुलित करने पर उत्पाद पक्ष में 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 पानी के अणु होते हैं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि कुकी डांस इज अ फोक डांस ऑफ इंडिया दैट इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन डैश? कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य है जो प्रमुख रूप से डैश में किया जाता है। तो यह प्रमुख रूप से आपका नागालैंड राज्य में किया जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि फोक डांस चैप्टर से आपका प्रश्न पूछा गया है। कुकी नृत्य नागालैंड में विशेष रूप से आयोजित किया जाता है, जो वहाँ की संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है यहाँ से, द टर्म माइक्रो फाइनेंसिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 1970s ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश विच वॉज फाउंडेड बाय डैश? तो ग्रामीण बैंक जो था बांग्लादेश का, इसके संस्थापक थे मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका बहुत बार PYQ में रिपीटेड प्रश्न है, आपको बहुत बार मतलब कि देखने को ये प्रश्न मिल सकता है आपके PYQ में। अगर 2022 के PYQ को भी उठाकर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को ये प्रश्न मिल जाएगा। तो मोहम्मद यूनिस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की और सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने में सहायक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ से, निरुपमा संजीव इज फेमस डैश प्लेयर ऑफ इंडिया? तो निरुपमा संजीव भारत के प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी हैं। तो यह स्विमिंग खिलाड़ी है ना, स्विमिंग करती हैं? नहीं भाई, निरुपमा संजीव इज फेमस फॉर टेनिस की खिलाड़ी है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि भाई जितने छोटे प्रश्न होते हैं ना उतने हार्ड हो जाते हैं कभी कभार। निरुपमा संजीव एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टेनिस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। अगला प्रश्न है यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग पल्लव किंग ऑक्युपाइड वातापी बादामी एंड डिफीटेड द चालुक्याज? निम्नलिखित में से कौन पल्लव राजा वाटापी पर कब्जा किया और चालुक्यों को पराजित किया? तो ये थे नरसिम्हा वर्मन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नरसिम्हा वर्मन ने आपका पराजित किया था चालुक्यों को और वाटापी का स्थापना किया था। नहीं, वाटापी पर कब्जा किया था और चालुक्यों को पराजित किया था नरसिम्हा वर्मन ने। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, हु एमंग द फॉलोइंग फेमस बैडमिंटन प्लेयर ऑन सिंगापुर ओपन 2022? निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी 2022 का सिंगापुर ओपन जीता? तो यह जीता गया था PV सिंधु जी द्वारा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा PV सिंधु। PV सिंधु ने इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा।
पीवी सिंधु ने 2022 में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, जो उनके उत्कृष्ट कौशल और प्रतिस्पर्धा की शक्ति को दर्शाता है। अब इस L2 में इसलिए मार्क करा रहा हूँ ना, ये देखिए आपका 2022 का मतलब कि जो करंट अफेयर का प्रश्न है वे है, और पूछा गया है 2024 में। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि द लोक रंजन फेस्टिवल सेलिब्रेट्स द फोक्स एंड ट्राइबल कल्चर ऑफ द विच इंडियन स्टेट। लोक रंजन महोत्सव किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति का जश्न मनाता है? तो यह जश्न मनाता है मध्य प्रदेश राज्य का। यह मध्य प्रदेश राज्य का एक फेस्टिवल है जो कि है लोक रंजन फेस्टिवल, और ये आपका फेस्टिवल चैप्टर से प्रश्न है, तो फेस्टिवल चैप्टर तो आपको रटा हुआ होना चाहिए। लोक रंजन महोत्सव मध्य प्रदेश के समृद्ध लोक और जनजातीय संस्कृति को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन शामिल होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनुमरेटेड इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इनुमरेटेड हैं? तो यह है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो सरकार को समाज के आर्थिक और सामाजिक विकास में मार्गदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, द गंडक रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो गंडक नदी जो है यह सहायक नदी है गंगा रिवर की। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। आपने अगर रिवर चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा किसी बुक से या फिर किसी वीडियो लेक्चर को देखकर, तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बहती है, और इन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण जल स्रोत का साधन यह है गंडक रिवर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, और यह है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो भाई जो आपका इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ना, यह प्रेरित है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। जो भारतीय संविधान के स्रोत है इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, किसी भी ट्रिक को बनाकर याद कर लीजिए या फिर कहीं से भी याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा जो है यूएसए के संविधान से प्रेरित है, जो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सिद्धांत है। यह अवधारणा न्यायिक प्रणाली को निष्पक्ष और दबाव मुक्त बनाए रखने में सहायक होती है। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवोल्यूशन। भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक परिवर्तन किस राज्य में हुआ था? तो यह राज्य था पंजाब। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। जब आप 5 ईयर प्लान कवर करेंगे तो उसमें आपको यह देखने को मिलेगा। हरित क्रांति के कारण भारत में कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिससे वहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ। इस पहल से फसल की उपज और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई थी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, मैच द पॉइंट अंडर कॉलम में विद दोज अंडर कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपको सब फाइलम्स दिए गए हैं, और कॉलम बी में आपका एनिमल के नाम दिए गए हैं। तो हेक्सापोडा आपका होता है मॉस्क्यूटो, तो पहले का हो जाएगा यहाँ से बी, फर्स्ट का हो जाएगा बी, और फर्स्ट का बी आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिला है, तो आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तक कट जाएगा ऐसे ही। और जो आपका सेकंड है क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल आपका है यहाँ से, क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल है डेफिनिया, तो यहाँ से हो जाएगा सेकंड का ए। और मीरियापोडा का एग्जाम्पल आपका यहाँ से कौन सा है? मीरियापोडा का एग्जाम्पल है जूलस, तो हो जाएगा डी का, अरे थर्ड का डी हो जाएगा, थर्ड का डी, ऑप्शन डी में आपको देखने को मिलेगा। और डी जो आपका है सेलिक्रेटा का एग्जाम्पल हो जाएगा ल्यूमुलस, तो हो जाएगा सी, फोर्थ का सी। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी एंड फोर्थ का सी। अगला प्रश्न है यहाँ से, ये आपका लेवल 1 इससे, लेवल 2 इससे मार्क कर लीजिएगा।
क्योंकि ये आपका टाइम टेकिंग प्रश्न है, तो ये L2 इसे मार्क कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द माउंटेन विल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेडन विंड। निम्नलिखित में से पहाड़ का कौन सा भाग नमी से भरी हवाओं से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करेगा? तो यह होगा विंडवर्ड साइड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, विंडवर्ड साइड। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, क्योंकि थोड़ा हार्ड प्रश्न आपसे पूछा गया है, और ये आपका जियोग्राफी सेक्शन से रिलेटेड प्रश्न है। पवनमुखी दिशा का वह हिस्सा है पवनमुखी दिशा वह हिस्सा होता है जहां हवा के संपर्क में आने पर नमी संघनित होकर वर्षा बनती है। पहाड़ की यह दिशा विपरीत दिशा की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैपिलर एन इंटरवल जॉ इज यूज टू डैश मेजर, अरे इज यूज टू मेजर डैश। वर्नियर कैपिलर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसे यूज किया जाता है टू मेजर द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड डायमीटर ऑफ अ स्पीयर। नहीं, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो सिलेंडर एंड पाइप। खोखले सिलेंडर और पाइपों का आंतरिक व्यास नापने के लिए आपका वर्नियर कैपिलर का उपयोग किया जाता है। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। वैसे वर्नियर कैपिलर का आंतरिक जबड़ा विशेष रूप से खोखले वस्तुओं के आंतरिक व्यास को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। इस माप तकनीक का प्रयोग पाइप और सिलेंडरों की भीतरी चौड़ाई जानने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ से, सांगफो एंड जमुना आर द अदर नेम ऑफ विच रिवर। सांगफो और जमुना किस नदी के अन्य नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर। ये दोनों आपके ब्रह्मपुत्रा रिवर के अन्य नाम है। तो ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, L1 प्रश्न है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगफो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यह नदी हिमालय पर्वत से निकलती है और भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द नंद बाबा मिल्क मिशन scheme launched by the Uttar Pradesh state government in 2023 to provide milk producer the facility of selling their milks at a reasonable price in village through dairy cooperative societies। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई नंद बाबा दूध मिशन योजना की लागत क्या है, जो दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्यों पर दूध बेचने की सुविधा प्रदान करती है? तो इस स्कीम की लागत थी 1000 करोड़। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। ये आपका करंट अफेयर से प्रश्न है, लेकिन 1 साल का करंट अफेयर, मतलब 1 साल पहले का करंट अफेयर है, तो आसान नहीं होना चाहिए। नंद बाबा दूध मिशन के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर दूध बेचने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना से दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से, मेदिनी रॉय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेरठ एंड महमूद लोदी ज्वाइंट राणा सांगा विद देयर फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर। चंदेरी के मेदिनी रॉय, मेवात के हसन खान और महमूद लोदी ने अपनी सेना के साथ राणा सांगा के साथ किस मुगल शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो ये लड़ाई लड़ी थी इन्होंने बाबर के खिलाफ और हार गए थे इतने लोग मिलकर। और यहाँ से ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है भाई, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई में मेदिनी रॉय, हसन खान और महमूद लोदी का समर्थन प्राप्त किया था। यह युद्ध बाबर के लिए भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक निर्णायक संघर्ष था। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है आपका, विच सिंगर फ्रॉम असम वाज पोस्टुमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2019। असम के किस गायक को 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये थे भूपेन हजारिका जी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भूपेन हजारिका। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह प्रश्न, मतलब कि इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी आपको मिल जाएगा आराम से। तो भूपेन हजारिका जी के बारे में दिया गया है आपका आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर में, तो आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए किसी भी स्टैटिक जीके की बुक से।
भूपेन हजारिका को उनकी संगीत साधना और सांस्कृतिक योगदान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे असम और भारतीय संगीत के एक प्रमुख प्रतीक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ से, बेलूर मठ वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत में बेलूर मठ की स्थापना किस सामाजिक सुधारक ने की थी? तो बेलूर मठ की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। फेमस पर्सनालिटी चैप्टर आप जब कवर करेंगे किसी भी स्ट्रेटेजिक जीके बुक के साथ, तो आपको स्वामी विवेकानंद के साथ साथ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मतलब कि जितने भी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनसे आपका एसएससी में प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में थ्योरी आपको मिल जाएगा आराम से। तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर मठ की स्थापना की थी, जो रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है, और यह मठ भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार के केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कैसलिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो निम्नलिखित में से किस खेल से कैसलिंग शब्द संबंधित है? तो कैसलिंग शब्द आपका संबंधित है चेस से, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। कैसलिंग में आपका कैसलिंग शतरंज का एक विशेष चाल है जिसमें राजा और रुक, जिसे हाथी कहा जाता है, रुक को एक साथ चलते हैं। इसका उद्देश्य राजा की सुरक्षा को बढ़ाना और रुक को बेहतर स्थिति में लाना होता है। अगला प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है। गुलजारी लाल नंदा को 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। प्रत्येक बार कुछ ही दिनों के लिए। वह सबसे कम समय तक इस पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा हार्ड प्रश्न है आपके लिए, थोड़ा लंबा प्रश्न है, लेंदी प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ विनर ऑफ द 100,000 कैश डॉलर प्राइज एज बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फॉर ऑल announcement by the announced by the United Nations for providing inspiring, diverse and impactful solution in improving access to the healthy and sustainable food। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित $100,000 के बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल पुरस्कार के विजेता नहीं है, जो स्वास्थ्य और टिकाऊ भोजन की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणादायक विधि और प्रभावशाली समाधान प्रदान करता है? यह था पतंजलि। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, पतंजलि। इस पुरस्कार को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वस्थ और टिकाऊ भोजन तक पहुंच में सुधार के लिए संगठनों को प्रदान किया गया, जिसमें पतंजलि इस सूची में शामिल नहीं है। अन्य विकल्पों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें आपका तारू नेचुरल और ओरजा डेवलपमेंट सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल था, और एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल था। अगला प्रश्न यहाँ से, 836th नेशनल गेम्स 836th नेशनल गेम हंसिका रामचंद्र ओन 6 गोल्ड मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हंसिका रामचंद्र ने किस खेल में 6 स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये एसोसिएटेड है स्विमिंग से। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और स्विमिंग में इन्होंने 36th नेशनल गेम में 6 गोल्ड मेडल जीते थे। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, L2 लेवल 2 का प्रश्न है। तैराकी, हंसिका रामचंद्र ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में तैराकी में 6 स्वर्ण पदक जीतकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। यह उपलब्धि उनके उच्च कौशल और मेहनत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है यहाँ से, उमैलापुरम के शिवरामन उमैलापुरम के शिवरामन इज एन एमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उमैलापुरम के शिवरामन किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं? तो उमैलापुरम के शिवरमन आपके संबंधित हैं सितार वाद्य यंत्र से नहीं भाई, ये आपके एसोसिएटेड है मृदंगम से। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, मृदंगम। और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। उमैलापुरम के शिवरमन मृदंगम के एक प्रख्यात वादक हैं, जिन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए व्यापक मान्यता मिली है।
मृदंगम दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है, जिससे आपका संबंधित है के शिवरमन। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट पोर्ट टू रिलीव द प्रेशर एट द मुंबई पोर्ट। मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को उपग्रह बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो यह बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ऑप्शन डी आपका प्रश्न करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। आप किसी भी चैप्टर, किसी भी स्टैटिक जीके के बुक से पोर्ट चैप्टर को कवर कीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका पोर्ट चैप्टर से है, और पोर्ट चैप्टर आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा उसमें पढ़ने को। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह पर दबाव को कम करने के लिए उपग्रह बंदरगाह के रूप में स्थापित किया गया था। यह बंदरगाह देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाहों में से एक है। अगला प्रश्न है यहाँ से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द गवर्नमेंट रन और डेफिसिट बजट। निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो घाटे का बजट आपका सरकार तब चलाती है जब एक्सपेंडिचर जो होता है आपका एक्सीड कर जाता है रेवेन्यू से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जब सरकारी राजस्व और जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तब सरकार द्वारा घाटे का बजट पेश किया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक होती है तो इस स्थिति को घाटे का बजट कहते हैं। इस स्थिति में सरकार को खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ सकता है। अगला प्रश्न यहाँ से, रोटेला पांडुगा और रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो रोटी पूड़ी जो आपका किस राज्य से संबंधित है? मतलब समझिए भाई रोटी पका रहे हैं और ये आपका कच्ची बन गया रोटी या पूड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से एसोसिएटेड है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि ये आपका फेस्टिवल चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है। रोटेला पांडुगा आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध उत्सव है, जहां श्रद्धालु मान्यताओं के अनुसार अपनी मन्नत पूरी होने पर रोटियों का आदान प्रदान करते हैं। इसे मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग मिलकर मनाते हैं। अगला प्रश्न है, in the context of Mathura school, in the context of Mathura School of Art, during which of the following period were a number of sculptures of Brahmical deities such as Kartikeya, Vishnu and Kubera carved? तो मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल में कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मणीय देवताओं की कई मूर्तियां बनाई गई थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा कुषाण वंश। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इससे L2 मार्क कर लीजिएगा। कुषाण काल में मथुरा कला का उत्कृष्ट उत्कर्ष हुआ था। कुषाण काल में मथुरा कला का उत्कर्ष हुआ था, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की अनेक मूर्तियां बनाई गई थी, जिसमें आपका कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर की मूर्तियां इसी काल की उत्कृष्टता दर्शाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैच द टर्म इन कॉलम ए विद देयर रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में आपका जो कुछ दिया गया है, कॉलम ए के टर्म आपके दिए गए हैं, जिनको मैच करना है उनके रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी से। तो ग्लूकोज आपका क्या है? ग्लूकोज इज द बेस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर रेस्पायरेशन। तो पहले का हो जाएगा डी। ईस्ट आपका क्या है? ये आपका फर्मेंटेशन करने के लिए यूज किया जाता है, यूजेस न्यूट्रिएंट्स फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो हो जाएगा सेकंड का सी। ग्लाइकोसिस का आपका ये आपका प्रोसेस होता है ग्लाइकोसिस। ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड में आपका बदलता है ग्लूकोज, ये आपका हो जाएगा थर्ड का बी। और पायरुविक एसिड इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये हेल्प करता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में। तो यह है पायरुविक एसिड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का ए। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनेगा? फर्स्ट का डी, सेकंड का सी। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि एज पर द यूएनडीपी द रैंक ऑफ श्रीलंका इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 इज डैश। यूएनडीपी के अनुसार 2022 में मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका का स्थान क्या था? तो श्रीलंका का स्थान था 74 आउट ऑफ 189। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और ये आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। ऊपर वाला भी आपका L2 लेवल 2 का प्रश्न था, इसे भी L2 मार्क कर लीजिएगा क्योंकि टाइम टेकिंग प्रश्न है। वर्ष 2022 में मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका का 74वां स्थान था, जो इसके विकास मानकों का संकेतक है। यह सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पर आधारित होता है। अगला प्रश्न यहाँ से
कि इफ अ बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन विच डायरेक्शन डज इट्स नॉर्थ पोल पॉइंट। यदि एक बार चुंबक को डोरी से लटका दिया जाए तो इसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा की ओर संकेत करेगा? तो इसका उत्तर की ओर संकेत करेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न होना चाहिए। चुंबक का उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। यह सिद्धांत दिशा सूचक यंत्रों में उपयोग किया जाता है। यह सिद्धांत जो है आपका कंपास में यूज किया जाता है, दिशा सूचक यंत्रों से कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फुगड़ी डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है गोवा राज्य से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। फुगड़ी नृत्य गोवा का एक पारंपरिक नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाएं त्योहारों के दौरान करती हैं। इस नृत्य में घुमाव और तालबद्ध कदमों का विशेष महत्व होता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, Which of the following groups or parties was started in San Francisco, United States of America during the Indian National Movement? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस समूह या पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी? तो यह पार्टी थी गदर पार्टी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, गदर पार्टी। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि गदर पार्टी ये सभी मतलब कि जो पार्टियां हैं इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्र कराना था। यह संगठन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अगला प्रश्न है यहाँ से, Which writ is issued by a high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करती है, तब उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी किया जाता है? तब उच्च न्यायालय द्वारा या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपका प्रोहिबिशन रेट जारी किया जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। जितने भी प्रकार के रेट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोहिबिशन रेट्स उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले की सुनवाई करती है, जिसका उद्देश्य निचली अदालत को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर रखना है। अगला प्रश्न यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। अगला प्रश्न क्या है कि In which of the following places did Mahatma Gandhi along with other Indians establish the Natal Congress to fight against racial discrimination? तो महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नेटल कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी? तो नेटल कांग्रेस की स्थापना किया गया था साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए 1894 में नेटल कांग्रेस की स्थापना की थी। यह उनके अहिंसात्मक प्रतिरोध का एक महत्वपूर्ण कदम था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है। इन फरवरी 2023 BVR सुब्रमण्यम वाज अपॉइंटेड एज डैश। तो फरवरी 2023 में BVR सुब्रमण्यम को डैश के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इन्हें CEO ऑफ नीति आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न है, क्योंकि यह आपका करंट अफेयर था 2023 का। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच टाइप ऑफ वेल मैनेज्ड इंडस्ट्री वॉज स्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता के समय भारत में कौन सी सुव्यवस्थित उद्योग स्थापित की गई थी? तो कॉटन और स्टील का इंडस्ट्री स्थापित किया गया था और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टील एंड कॉटन। स्वतंत्रता के समय भारत में स्टील और कपास उद्योग सुव्यवस्थित और विकसित स्थिति में थे। इन उद्योगों ने देश के औद्योगिक आधार को मजबूत किया था। अगला प्रश्न आपका है यहाँ से, यक्षगान इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें नाट्य, संगीत और नृत्य मिश्रण होता है। नृत्य का मिश्रण होता है। यह नृत्य विशेष रूप से धार्मिक और पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है।
अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स बेस्ट, अरे विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी कॉज ऑफ द पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रति व्यक्ति आय में गिरावट का मुख्य कारण सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा और यह आपका लेवल 1 का प्रश्न होगा। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है, क्योंकि अधिक लोग समान संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसके कारण आर्थिक संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच टेलीविजन चैनल प्रेजेंट इमेज अवार्ड एवरी ईयर विथ एन एम टू रिवॉर्ड द बेस्ट टैलेंट इन द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री। भारतीय संगीत उद्योग में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से इमेज अवार्ड हर साल कौन सा टेलीविजन चैनल प्रस्तुत करता है? तो इमेज चैनल आपका प्रस्तुत किया जाता है MTV द्वारा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा MTV। MTV भारतीय संगीत उद्योग में उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए हर साल इमेज अवार्ड प्रदान करता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। पहले भारतीय ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? तो यह था लाहौर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा लाहौर, जिससे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। लाहौर में पहले ओलंपिक खेल का आयोजन 1924 में किया गया था। यह आयोजन भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था। अगला प्रश्न यहाँ से, पुष्यभूति डायनेस्टी आफ्टर प्रभाकर वर्धन स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन इन द रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा आफ्टर डिफीटिंग विच ऑफ द डायनेस्टीज। तो प्रभाकर वर्धन के बाद पुष्यभूति वंश ने पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत किया। किस वंश को पराजित करने के बाद? तो इन्होंने पराजित किया था हुण वंश को, हुनाज। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। पुष्यभूति वंश ने हुणों को पराजित करके पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जिससे उनका साम्राज्य और प्रभाव भी बढ़ा। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है, विच लॉ स्टेट दैट एंडोथर्मिक एनिमल फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट हैव स्मॉलर एक्सट्रीमिटीज एज अपेंडेजेस देन क्लोजली रिलेटेड टू स्पीसीज फ्रॉम द वार्म क्लाइमेट। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह बताता है कि ठंडे जलवायु में आने वाले एंडोथर्मिक जानवरों के अंग या आंतरिक अंग गर्म जलवायु के निकट संबंधित प्रजातियों की तुलना में छोटे होते हैं? तो यह आपका डिस्क्राइब करता है, यह सिद्धांत आपका है एलेन्स रूल द्वारा। एलन का नियम यह बताता है और यह आपका लेवल 2 का प्रश्न है, इसे L2 मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है यहाँ से, एलन रूल आपका है। एलन का नियम जो है कहता है कि ठंडे जलवायु के अंतःगामी जीवों में छोटे अंग होते हैं, जिससे वे गर्मी को बनाए रख सकते हैं। यह जैविक अनुकूलन का एक उदाहरण है। तो यह आपका जैविक अनुकूलन का एक उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, UPSC is a constitutional body to conduct examination for appointment to the service of the union and the service of the state respectively under dash article। तो UPSC आपका किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा UPSC जो है आपका आर्टिकल 320 के तहत आता है, आर्टिकल 320। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न होगा। अनुच्छेद 320 के तहत UPSC संघ की सेवाओं और राज्य सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करने का कार्य करती है। यह नियुक्तियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सफर्स फ्रॉम लू। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से ग्रस्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन डी, और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न होगा। लू एक गर्म और सूखी हवाओं को कहा जाता है जो विशेष रूप से राजस्थान में प्रचलित होती हैं, जहां गर्मियों में तापमान बहुत बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, पंडित राम नारायण वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं
सारंगी वाद्य यंत्र से। मोहन वीणा नहीं, सारंगी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। पंडित राम नारायण एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे जिन्होंने इस वाद्य यंत्र को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रमुखता दिलाई। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से, द ट्री पार्टी संघर्ष हैपेंड, अरे द ट्री पार्टी स्ट्रगल हैपेंड एमंग द पालाज एंड द प्रतिहाराज एंड द डैश। और राष्ट्रकूटों के बीच आपका त्रिपार्टीय संघर्ष हुआ था जिसमें आपका पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे। ये आपका लेवल 1 का प्रश्न होना चाहिए। त्रिपार्टीय संघर्ष आपका पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच हुआ था जिसने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना को दर्शाया। अगला प्रश्न यहाँ से क्या है कि गुरु घासीदास लेड विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर इन ब्रिटिश इंडिया। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने नेतृत्व किया था सतनामी आंदोलन का। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, सतनामी आंदोलन। और इसे L2 मार्क कर लीजिए। क्या गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन का नेतृत्व किया जिसका उद्देश्य चमड़ा श्रमिकों और अन्य शोषित समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारना था। एक ना पिंक बॉक्स आपको मिलेगा, जो आपका होता है लुसेंट की बुक। भाई लुसेंट की बुक में आपको एक पिंक बॉक्स मिलेगा, उसमें ना देखेंगे तो जितने भी मतलब मोमेंट्स थे उनके और जो उन मोमेंट्स के लीडर थे उनके बारे में मतलब पूरा लिस्ट बनाकर दिया गया है। उससे आप लोग 2 से 3 बार मतलब अच्छे से पढ़ जाइए क्योंकि उसी से आपका प्रश्न पूछा गया है। अगला यहाँ से जो प्रश्न है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द वाटर रिमेनिंग कोल्डर इन एन अर्थन पॉट। मटका निम्नलिखित में से कौन सी धारणा मिट्टी के बर्तन में पानी के ठंडा रहने के बारे में इनकरेक्ट कथन है। तो वाटर गेट इवेपोरेटेड एट द सरफेस ऑफ द अर्थन पॉट, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए भाई। पहला तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला है कि द अर्थन पॉट इज पोरस, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। मिट्टी का बर्तन छिद्रित होता है। इन्वायरमेंटल वाटर वेपर एंटर्स द पॉट थ्रो पोर्स, ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा क्योंकि इसको भाई पढ़कर ही आपको सही उत्तर बता सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है क्योंकि पानी की सतह पर वाष्पीकरण होता है जिससे तापमान कम होता है, परंतु पर्यावरण का जलवाष्प बर्तन में प्रवेश नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है यहाँ से कि ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंक्लूड्स टू टर्म, इन 3 केसेस द टू टर्म्स मीन्स द सेम एज ईच अदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू द टू टर्म्स नॉट मीन्स द सेम एज ईच अदर। तो 2 टर्म जो हैं इनमें से कौन सा दिए गए हैं जो कि एक दूसरे के समान नहीं है, ये बताना है। तो नॉमिनल जीडीपी एंड जीडीपी एट करंट प्राइस आपका ये दोनों आपके समान होते हैं। और अगला है आपका द बेस पीरियड एंड द रेफरेंस पीरियड, ये भी आपका समान पीरियड होता है, मतलब कि हाँ दोनों एक समान होते हैं। जो आपका सी दिया ऑप्शन चेंज इन रियल जीडीपी एंड द जीडीपी डिफ्लेक्टर, वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन और जीडीपी डिफ्लेक्टर आपके समान नहीं होते हैं। आपका लेवल 2 का प्रश्न है, L2 मार्क कर लीजिएगा और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन आर्थिक गतिविधियों का माप है जबकि जीडीपी डिफ्लेक्टर मूल्य स्तरों के परिवर्तन को दर्शाता है, इसलिए यह दोनों समान नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम मीटर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है जो कि फिजिक्स से पूछा गया है। तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर है जो किसी सामग्री के प्रतिरोध की माप प्रदान करती है। यह सामग्री की विद्युत गुणधर्मों का मूल्यांकन करने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है यहाँ से द नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 डिफाइंस यूथ एज द पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ डैश एंड डैश। तो राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं को डैश और डैश आयु के बीच की जनसंख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये आपका परिभाषित किया है 15 to 29 एज ग्रुप के बीच में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये आपका L2 प्रश्न से लेवल 2 मार्क कर लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवा वह जनसंख्या होती है जिसकी आयु 15 से 29 वर्ष के बीच होती है। यह युवा नीति के विकास और उनकी समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करती है।
अगला प्रश्न है, व्हाट गेव अ मेजर impetus to the cotton textile industries in India after independence? स्वतंत्रता के बाद भारत में कपास वस्त्र उद्योग को प्रमुख बढ़ावा किसने दिया? तो प्रमुख बढ़ावा दिया था स्वदेशी मूवमेंट ने। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, स्वदेशी मूवमेंट। ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है, इसे L1 मार्क कर लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन ने भारत में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया, जिससे कपास वस्त्र उद्योग को नई ऊर्जा मिली। इस आंदोलन ने भारतीय उद्योगों की स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फोकस एरिया ऑफ द अमृत धरोहर स्कीम लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2023? इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर का प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई अमृत धरोहर योजना का प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन सा है? तो प्रमुख फोकस क्षेत्र इस योजना का कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू प्रमोट वैल्यू ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन कंजर्विंग वेटलैंड्स इकोसिस्टम। जलवायु पारिस्थितिकी के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के मूल्यों को बढ़ावा देना इस स्कीम का मुख्य क्षेत्र था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य स्थानीय समुदायों को जलवायु पारिस्थितिकी के संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। उन्हें इसमें भागीदारी बनाना है, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि सुबनसिरी, जया भारली एंड धनसिरी एंड पुथीमारी आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर? तो सुबनसिरी, जिया भराली, धनसिरी और पुठीमारी किस नदी के प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो ये सभी आपकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका लेवल 1 का प्रश्न है। रिवर चैप्टर अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो इस प्रश्न का अच्छे से उत्तर दे पाएंगे आप। अगला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द promotion of educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe and other weaker section? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का उल्लेख करता है? तो यह है आर्टिकल 46। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 46। इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 46 का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना और उनकी शैक्षणिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। अब इसे मैंने L2 इसलिए मार्क कराया क्योंकि भाई देखिए सभी आपको 46, 47, 48, 45 आपका मतलब कि जो आर्टिकल्स है बहुत पास पास दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 46, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि विशु फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? विशु त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है केरल और तमिलनाडु में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका फेस्टिवल चैप्टर से प्रश्न है, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप लोग L1 मार्क कर लीजिएगा। विशु त्यौहार विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। यह त्यौहार फसल की कटाई का प्रतीक है और इसे नए साल के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एट विच ओलंपिक गेम डिड अभिनव बिंद्रा विन द गोल्ड मेडल? अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था? तो इन्होंने 2000 बीजिंग ओलंपिक में जीता था 2008 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप आर्ट एंड पर्सनालिटी चैप्टर को अच्छे नहीं, स्पोर्ट चैप्टर जो है उससे अच्छे से पढ़ेंगे ना, उसमें आपको अभिनव बिंद्रा के से संबंधित एक टर्म मिलेगा। मतलब कि इनके बारे में जितने भी अवार्ड्स हैं उसके बारे में बताया गया है, इनके बारे में बताया गया है, और किस किस ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था यह भी बताया गया है। तो आप लोग स्पोर्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। इसे L2 मार्क कर लीजिए। अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ द वेब वर्जन ई गोपाल एप्लीकेशन? निम्नलिखित में से कौन सी संगठन वेब संस्करण ई गोपाल एप्लीकेशन के विकास से संबंधित है? तो यह संगठन था NDDB। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है और इसे आप लोग L2 मार्क कर लीजिएगा।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो आपका है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई गोपाल एप्लीकेशन का विकास राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था। तो ई गोपाल एप्लीकेशन का विकास राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा किया गया था, जो किसानों को डेयरी उत्पादों से संबंधित जानकारी या सेवाएं प्रदान करता है। और यहाँ से हम लोगों ने 36 टिप्स जो आपके थे टोटल पूछे गए थे 2024 एसएससी सीजीएल प्री एग्जाम्स में, उनको हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग 2023 के पीवाई कुछ प्रश्नों को देखेंगे या फिर 2020 के प्रश्नों को देखेंगे। मतलब इन दोनों में से किसी एक के शिफ्ट के प्रश्नों को मैं स्टार्ट करूंगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।